मैं डॉक्टर R.D. दीवान, प्राध्यापक वाणिज्य, सत्यनारायण अग्रवाल, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोहका नेवरा, बीकॉम भाग 1 के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक गणित विषय की चतुर्थ इकाई के अध्याय प्रतिशतता परसेंटेज पर अपना द्वितीय दृश्य श्रव्य व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस व्याख्यान में हम प्रतिशतता से संबंधित अपेक्षाकृत कुछ कठिन प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे, उन्हें हल करना सीखेंगे। तो आइए एक प्रश्न लेते हैं। 8 लीटर सरसों के तेल का तथा 5 लीटर मूंगफली के तेल का मूल्य 1150 रुपये है। यदि सरसों के तेल का भाव 10% और मूंगफली के तेल का भाव 20% बढ़ जाए तो उसका मूल्य 1310 रुपये हो जाता है। दोनों प्रकार के तेलों का प्रति लीटर मूल्य बताइए। यहाँ पर प्रश्न में हमें 2 तरह के तेलों की मात्रा दी गई है, उनकी दर नहीं दी गई। हाँ, उनकी कुल कीमत बताई गई है और उसके बाद दोनों तरह के तेलों की मात्रा दर में वृद्धि और वृद्धि के पश्चात कुल कीमत बताई गई है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले जो तेल की मात्रा दी गई है उसकी कीमत भी हमको साथ में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 तरह की सामग्री है, तो एक की कीमत को x और दूसरे की कीमत को क्या मानना पड़ेगा? y। तो हम सरसों की तेल की कीमत को मान लें x रुपये प्रति लीटर और फली तेल का मूल्य मान लें y रुपये प्रति लीटर। 8 लीटर सरसों के तेल का मूल्य हो जाएगा 8x और 5 लीटर फली के तेल का मूल्य हो जाएगा 5y। इस तरह कुल मिलाकर कितना हो गया? 1150y जो प्रश्न में दिया है। ये पहला इक्वेशन हमारा बन गया। सरसों के तेल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? 10% की। तो अब नई दर कितनी हो जाएगी? जो पहले x रुपये दर थी उसमें 10% की वृद्धि होने के कारण 1/10/100। इसको हम सॉल्व कर लें, डेसिमल में ले लें तो ज़्यादा आसान होगा। तो ये हो जाएगा 1.1x। इसी तरह फली के तेल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि। फली तेल की नई दर कितनी हो जाएगी? y रुपये प्रति किलो पहले थी और 20% की वृद्धि होने पर 1/20/100। इसे भी हम डेसिमल में ले लें हल करके 1.2y। इस तरह अब दोनों तेलों का जो मिश्रण था, यहाँ पर जो मात्रा थी 8 लीटर सरसों तेल 1.1x प्रति लीटर की दर पर कितने का हो जाएगा? 8.8x का। 5 लीटर फली तेल की मात्रा थी 1.2y पर लीटर के हिसाब से कितने का हो जाएगा? 6y का। और इन दोनों की कीमत प्रश्न में दिए गए 1310 के बराबर होना चाहिए। इस तरह हमारा दूसरा इक्वेशन तैयार हो जाता है। अब इक्वेशन 1 एवं 2 इन दोनों को लेकर हमें किसी एक जो चर राशि है उसे कैंसिल करना पड़ेगा, या तो x को या y को। x को कैंसिल यदि करना चाहें तो 1.1 का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट इक्वेशन में आप कर दीजिए, x की वैल्यू बराबर हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। या y को कैंसिल करना है तो पहले इक्वेशन में हम 6 का और दूसरे इक्वेशन में 5 का गुणा हमें करना होगा। तो चलिए इसी को लेकर चलते हैं। पहले इक्वेशन में 6 एवं दूसरे इक्वेशन में 5 का गुणा कर 1 से 2 को घटाने पर यहाँ 5 का गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे तो 6 8 48, 6 का गुणा करेंगे 6 5 30 और इसमें 6 का गुणा इस तरह 6900। दूसरे इक्वेशन में 5 का गुणा करने पर 8 5 40, 8 5 40 ये 44 हो जाएगा 44x। यहाँ 5 का गुणा करने पर 30y और इसका 5 का गुणा करने पर 6550। घटा दें तो नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, ये सभी पॉजिटिव थे तो नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ 30y पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। डिफरेंस यहाँ 4x इज इक्वल टू 350, x इज इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाई 4, x इज इक्वल टू 87.5। अब किसी एक इक्वेशन में x का मान आप रख लीजिए। पहले इक्वेशन में ही x का मान रख लें। तो x का मान रखने पर वहाँ पहले इक्वेशन में क्या था? एट x की जगह x का मान हमने 87.5 यहाँ पर रख लिया, धन 5y बराबर 1150। गुणा कर ले इसको, 700 हो गया, धन 5y बराबर 1150।
5y बराबर 450, y बराबर 450/5 या y बराबर 90। इस तरह फली तेल की कीमत कितनी हो गई प्रति लीटर? 90 रुपये। तो सरसों तेल का मूल्य 87.5 रुपये प्रति लीटर और फली तेल का मूल्य 90 रुपये प्रति लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न लेते हैं। मोहन अपनी बचत का 35% पत्नी को देता है, शेष का 30%, 25% अपने 3 संतानों को देता है। बचे धन का 90% अस्पताल को दान देने के पश्चात यदि उसके पास 6,500 रुपये बचते हैं तो मोहन की आय ज्ञात कीजिए। कितनी आय है यह हमें पहले पता नहीं है। हाँ, आय का 35% हिस्सा उसने पत्नी को दिया और क्रमशः 30%, 25 और 25 3 संतानों को दिया। बचे धन का 90% अस्पताल को दान। यदि हमें मोहन की आय पता हो तो हम क्रमशः इन राशियों को घटाते हुए उसकी बचत की राशि हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लें मोहन की आय x रुपये है, पत्नी को कितना उसने दिया? आय का 35% हिस्सा दिया, तो x का 35% कितना हो जाएगा? इसको भी हम डेसिमल में ज्ञात कर लें तो ज़्यादा अच्छा। x गुणा 35/100 बराबर 0.35x। अब मोहन के पास शेष धनराशि कितनी बची? x रुपये उसकी आय थी, जिसमें से पत्नी को देने के बाद तो पत्नी को दी गई राशि कुल आय में से घटा दें, इस तरह शेष राशि। अब शेष राशि का क्रमशः तीनों पुत्रों को जो दी गई राशि है 30, 25, 25 टोटल 80% तीनों पुत्रों को दिया गया। तो 0.65x जो शेष था उसका 80% हम निकाल दें, ये पुत्रों को दी गई राशि हो गई। पुत्रों को देने के बाद उसके पास कितना बचा? पत्नी को देने के बाद बचा था 0.65x, जिसमें से 0.52x उसने पुत्रों को दे दिया। इस तरह अब उसके पास कितना बचा? 0.13x। शेष राशि का 90% अस्पताल को दान देता है। इसका मतलब 0.13x का 90%, 90/100 ये अस्पताल को दान दी गई राशि है, तो ये हो जाएगा 0.117x। अंत में शेष राशि कितनी बची? दान देने के पहले शेष राशि कितनी थी? 0.13x। 13x में से दान दी गई राशि घटा दें, अंतिम शेष राशि ये हमको मिल गई 0.013x। प्रश्नानुसार अंतिम शेष राशि कितनी है? यहाँ पर देखिए 6,500 रुपये उसके पास बचते हैं। इसका मतलब जो यहाँ पर जो राशि बची है 0.013x इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा? 6,500 के बराबर। इस तरह ये इक्वेशन बन जाता है और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो x इज इक्वल टू 5 लाख। इस तरह उसकी आय कितनी हो गई? 5 लाख रही होगी। दूसरी इसकी वैकल्पिक विधि है, x उसकी प्रारंभिक आय और जो हिस्सा क्रमशः वो देते जा रहा है हम उसको कम करते जाएं। 35% पत्नी को दिया तो 1 - 35/100, फिर 80% बच्चों में बांट दिया बची हुई राशि का, ये बची हुई राशि होगी वास्तव में, और इसका 80% बच्चों को दिया तो 1 - 80/100, तो बच्चों के देने के बाद यहाँ तक की राशि बची हुई राशि हो गई, और बची हुई राशि का 90% तो 1 - 90/100 ये उसने दान दे दिया। इस तरह अंत में बची हुई राशि ये किसके बराबर होगी? 6,500 के बराबर। इसको भी यदि हम डेसिमल के तरीके से हल कर लें तो बहुत आसान हो जाता है। इनका 0.65 यहाँ पर हो जाएगा 0.20 और यहाँ पर 0.10। x इज इक्वल टू यहाँ पर 6,500। टोटल कर लें इनका तो गुणा कर ले उसके बाद x से, तो 0.013x इज इक्वल टू 6,500। x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ इसको डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 5 लाख। इस तरह मोहन की आय कितनी हो गई? 5 लाख। एक और प्रश्न ले लें। एक चुनाव में डाले गए मतों का 5% रद्द हो जाता है। एक प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है एवं 707 मतों से चुनाव जीतता है। कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करो। माना चुनाव में डाले गए मतों की संख्या x है। यहाँ पर कितने मत डाले गए हमको पता नहीं था, हम मान लें कि x मत डाले गए। 5% रद्द हो जाता है
तो रद्द मत की संख्या कितनी हो जाएगी? x का 5%, x इंटू 5/100 इज इक्वल टू 0.05x। वैध मतों की संख्या कितनी हो गई? कुल डाले गए मतों में से रद्द मत को अर्थात अवैध मत को घटा दें तो 0.95x। विजयी प्रत्याशी को प्राप्त मत कितने हो गए? 0.95x इंटू 60/100, 60% उसको विजयी प्रत्याशी को मिलता है। तो जो वैध मतों का 60% किसको मिला? वैध मतों का 60% जीतने वाले को। तो वैध मत इतने, इसका 60% 0.57x। पराजित प्रत्याशी के मत कितने हो गए? तो जितने वैध मत थे उसमें से जीतने वाले के मत को घटा दें तो इस तरह पराजित प्रत्याशी के मत हो गए। प्रश्नानुसार हार जीत का अंतर कितना है? 760 मत है। तो यहां पर हम जीतने वाले के मत में से हारने वाले के मत को घटा दें। इस तरह जो अंतर की राशि होगी, अंतर के मत होंगे, वह किसके बराबर होंगे? 760 के बराबर। तो ये इक्वेशन हमारा बनता है जीतने वाले का मत ऋण हारने वाले का मत बराबर ये अंतर की राशि और प्रश्नानुसार अंतर की राशि, अर्थात दोनों अंतर की राशि क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो दोनों अंतर की राशि को बराबर कर दें, x का मान हमको मिल जाएगा 4000, अर्थात डाले गए मतों की संख्या कितनी हो गई? 4000। एक और प्रश्न लेकर चलते हैं। किसी निर्वाचन में 2 ही प्रत्याशी थे। मतदाता सूची के 20% सदस्यों ने मतदान नहीं किया और डाले हुए मतों में 50 मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल प्रत्याशी ने अपने प्रतिद्वंदी से 300 मत अधिक प्राप्त किए। यदि मतदाता सूची के संपूर्ण सदस्यों के 45% ने सफल प्रत्याशी को मत दिए तो प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात करो। पिछले प्रश्न की तुलना में यह प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। पिछले प्रश्न को हम 100 मानकर भी बना सकते थे, लेकिन इस प्रश्न को 100 मानकर बनाना संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डाले हुए मतों में से 50 मत अवैध घोषित कर दिए। यदि एक निश्चित संख्या पिछली संख्या में बढ़ती है या घटती है तो वहाँ पर फिर x मानना ही कारगर होगा। क्या पूछा गया हमें? मतदाता सूची के सदस्यों की कुल संख्या, मतदाता सूची के संपूर्ण सदस्यों की संख्या और उसके साथ साथ हमें प्रत्येक प्रत्याशी को प्राप्त मतों की संख्या। तो हम ये मानकर चल लें कि मतदाता सूची में कुल कितने सदस्य हैं? x सदस्य हैं। प्रश्नानुसार 20% ने मतदान में भाग नहीं लिया, अर्थात x में से 20% निकाल लें, x का 20% x में से घटा दें तो 0.2x हो जाएगा। x माइनस 0.2x इज इक्वल टू 0.8x। ये क्या है? डाले गए मतों की संख्या है। x मतदाता थे जिसमें से 20% ने मतदान में भाग नहीं लिया। हमने इसकी संख्या को यहाँ से कुल मतदाताओं से घटा दिया तो इस तरह डाले गए मतों की संख्या में प्राप्त हो गई। अब डाले गए मतों में से जब गिनती चालू हुई तो पता चला 50 मत उसमें अवैध है। तो अवैध मत को क्या करें? बाहर करें, वो किसी का हिस्सा नहीं है। तो डाले गए मतों में से अवैध को घटा दें तो वैध मत मिलेंगे। तो 0.8x माइनस 50 ये वैध मतों की संख्या रहेगी। ये ध्यान रखिएगा इसको। फिर सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत। प्रश्न में क्या कहा गया था कि मतदाता सूची के संपूर्ण सदस्यों के 45% ने सफल प्रत्याशी के पक्ष में मत दिया। मतदाता सूची में संपूर्ण सदस्य कितने हैं? x का 45% कितना हो गया? 0.45x। इस तरह सफल प्रत्याशी को प्राप्त मतों की संख्या में मिल गई 0.45x। कितने से जीता ये? 300 मत से। इसका मतलब हारने वाले को इसकी तुलना में कितना कम मिला होगा? 300 मत कम मिला होगा। तो यदि हम सफल प्रत्याशी के प्राप्त मत में से 300 घटा दें तो ये हारने वाले का मत हो जाएगा। तो ये पराजित प्रत्याशी की मत की संख्या हो गई। यदि हम जीतने वाले और हारने वाले दोनों के मतों को जोड़ लें, ये कुल वैध मत के बराबर होंगे।
तो इस तरह वैध मतों की संख्या में दूसरे तरीके से मिल गई। एक हमने वैध मतों की संख्या यहाँ भी ज्ञात कर ली थी और यहाँ भी हमने ज्ञात कर ली। ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो 1 एवं 2 की तुलना करने पर यहाँ पर 0.80x - 50 इज इक्वल टू, इनको जोड़ लें, ये जोड़ने पर कितना हो जाता है? 0.990x - 300 इज इक्वल टू 0.80x - 0.90x इज इक्वल टू -300 + 50। इस तरह से यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0.10x और इधर डिफरेंस हो जाएगा 250, लेकिन दोनों नेगेटिव रहेंगे, दोनों नेगेटिव यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव साइन। इस तरह से x = 250 डिवाइडेड बाई 0.1, x = 2500। अर्थात मतदाता सूची के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 2500। सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत कितने हो गए? 2500 के 45% ने उसके फेवर में मत दिया था, अर्थात 1125। पराजित प्रत्याशी को प्राप्त मत कितने हो गए? इससे 300 कम, अर्थात 825। एक और प्रश्न लेते हैं। एक परीक्षा में 75% छात्र लेखा शास्त्र में, 70% छात्र सांख्यिकी में उत्तीर्ण हुए और 23% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 136 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। प्रश्नानुसार लेखा शास्त्र में कितने % पास हुए? 75%। अर्थात कितने % लेखा शास्त्र में फेल हुए? 25%। इसी तरह सांख्यिकी में कितने % पास हुए? प्रश्नानुसार 70%। अर्थात फेल कितने % हुए? 30%। दोनों विषयों में फेल होने वाले कितने हैं? 23%। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये दोनों विषयों में फेल होने वाले हैं ये, इसका मतलब ये जो 23% है वो यहां भी शामिल है और यहां भी शामिल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे छात्रों को ढूंढना पड़ेगा जो केवल या तो लेखा शास्त्र में फेल है या सांख्यिकी में फेल है। लेखा शास्त्र में कितने फेल हुए हैं? 25%, जिसमें से 23% क्या है? दोनों विषयों वाले हैं। तो 25 में से 23 घटा दें तो 2% बचा। तो केवल लेखा शास्त्र में फेल होने वाले कितने हैं? 2%। इसी तरह सांख्यिकी में फेल होने वाले कुल कितने % थे? 30%। जबकि 23% ऐसे हैं जो लेखा शास्त्र सांख्यिकी दोनों में हैं। तो केवल सांख्यिकी में फेल होने वाले कितने रहे? 30 में से 23% घटा दें, अर्थात 7%। ये 3 राशियां, दोनों विषयों में फेल, लेखा शास्त्र में फेल और सांख्यिकी में फेल केवल इसी तरह से होंगे। तो 23, 2 25, 7 32। तो इस तरह कुल फेल का प्रतिशत कितना हुआ? 32%। इसका मतलब उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना हुआ? 68%। तो प्रश्नानुसार उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? यह 136 है। छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या गुणा 100 बटे उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, 136 गुणा 100 बटे 68 बराबर 200 छात्र। तो कुल छात्र कितने सम्मिलित हुए थे परीक्षा में? 200 छात्र सम्मिलित हुए थे। एक और प्रश्न लेकर चले। यदि पेट्रोल का मूल्य 10% बढ़ जाए तो एक मनुष्य को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो? कीमत बढ़ जाए और हमारे पास पॉकेट मनी उतनी है तो स्वाभाविक तौर पर हमें खपत कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर माना पेट्रोल की दर x रुपये प्रति लीटर और उपभोग की मात्रा हम दोनों एक साथ लेकर चले तो ज़्यादा आसान होगा। 100 लीटर उपभोग है, महीने का 100 लीटर उपभोग है, दर है x लीटर। तो महीने में कुल व्यय कितना हो गया हमारा? 100x। अब दर में वृद्धि हो जाती है 10% की। x की जगह अब दर कितनी हो जाएगी? x धन x का 10%, अर्थात 11x बटे 10, या इसको डेसिमल में भी ले सकते 1.1x प्रति लीटर। अब नई दर पर 100 रुपये में प्राप्त पेट्रोल कितना होगा? तो मात्रा बराबर होता है व्यय की कुल राशि को हम दर से विभाजित कर दें। व्यय की कुल राशि, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, पूर्व की भांति रहना है। इसको हम मात्रा से दर से, नई दर से विभाजित कर दें। तो 100x बटे 11x बटे 10 या 100x गुणा 10 बटे 11x, x कैंसिल हो गया। 1000 बटे 11 लीटर
अब ये नई उपभोग की मात्रा कितनी होगी, 1000 बटे 11 लीटर। उपभोग में कमी कितनी हो गई, पहले 100 लीटर का उपभोग था, अब इतने की उपभोग घटा लें इसको, तो एलसीएम हो जाएगा 11, 1100 ऋण 1000 बराबर 100 बटे 11 लीटर। कितने में ये कमी हुई, पहले हम कितना उपभोग कर रहे थे, 100 लीटर, तो 100 लीटर में 100 बटे 11 लीटर की कमी हुई, अर्थात कमी का प्रतिशत 100 बटे 11% या 9 सही 1 बटे 11%। उम्मीद है यह व्याख्यान आपके लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।